चीज़ क्वेश्चन है, इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं एरिट्रिया का पीपीएससी एग्जाम आ रहा है अभी आपका, तो आज हम टेस्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज के चल रही थी उसको हम 2 को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे उसमें बायलिंगुअल होने वाला है ये। ठीक है, आपका इसमें क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता नगर में प्राय 2 भागों में बटे थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अगर नगर 3 भागों में विभाग था तो वो कौन सा था? तो वो आपका धौलावीरा था। ठीक है, ये 3 भागों में विभाग था। अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्राय सभी महत्वपूर्ण नगर में से 2 भागों में विभक्त होते थे, पश्चिम भाग तथा पूर्वी भाग। पश्चिम भाग के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि प्रिय शासकों के निवास स्थल यहाँ रहा होगा। ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर जो पश्चिम भाग में वहाँ के शासक जो हुआ करते थे वो रहते होंगे। पूर्वी भाग सामान्य लोगों के निवास स्थान रहा होगा, और जो पूर्वी भाग है उसमें जो आम नागरिक हैं वो रहते होंगे। लेकिन जो धौलावीरा नगर है इसमें 3 भाग हुआ था। इसमें किला था मध्य नगर में, निचला भाग पूर्वी उत्तर क्षेत्र में था। ठीक है, और ये आयताकार बना हुआ था। ठीक है, किला था, मध्य नगर था और निचला नगर था। इसमें जो धौलावीरा है वहाँ पर देखने को मिला है। यह नगर गुजरात में स्थित है और इस सभ्यता को खोज नवीनतम नगरों में से यह एक है। मतलब सबसे जल्दी में खोजा गया नगर ये एक है उसमें से। ठीक है, तो धौलावीरा आपको क्या पता लगा? धौलावीरा में सारे नगर महत्वपूर्ण थे, उसमें से 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में ऐसा अनुमान होता था कि वहाँ शासक या बड़े लोग रहते थे, और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर छोटे लोग रहा करते थे। ठीक है, और उसके बाद जो धौलावीरा है वहाँ पर 3 चीज़ मिला है, उसमें किला मिला है, मध्य नगर मिला है और निचला नगर मिला है। ठीक है, तो इस तरह से था। नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छा हो जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुनेंगे तो बेटर होगा, टाइम बचेगा। और एग्ज़ाम आ रहा है, आप जानते ही हैं, 13 दिसंबर को लगा हुआ है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में सारनाथ में वाराणसी उत्तर प्रदेश नामक स्थान बुद्ध काल में 6ठी शताब्दी पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो वो ऋषि पतन के नाम से, किस नाम से? ऋषि पतन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में सारनाथ नामक स्थल बुद्ध काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऋषि पतन के नाम से जाना जाता था। वह ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध भगवान ने मत का प्रसार करने के लिए निर्णय लिया, और वो बोध गया में के उरुवेला में होते हुए ऋषि पतन वर्तमान वाराणसी या वाराणसी का क्षेत्र पहुंचे, और उसी स्थान पर उन्होंने 5 सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश और धर्म चक्र परिवर्तन दिया। मतलब ठीक है, तो जो बनारस है उसको 6ठी शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? मेन क्वेश्चन ये था। और इसे ऋषि पद्म के नाम से जाना जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहाँ पे भगवान जो बुद्ध हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए और प्रचार प्रसार के लिए वहाँ गए, और वहीं पर उन्होंने 5 शिष्यों को अपने पहला उपदेश दिया, इसलिए उसे कहते हैं। ठीक है, और इसे धर्म से परिवर्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। इसमें से कौन सा शब्द मौर्य प्रशासन से संबंधित था? ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा शब्द मौर्य प्रशासन से संबंधित था? तो आप यहाँ पे इसका आंसर देख रहे होंगे। इसमें कौन कौन सा था? तो इसमें आपका ए था युक्ति, प्रादेशिक और आग्राहिक नहीं, रज्जुक था। ठीक है, आग्राहिक आपका जो मौर्य साम्राज्य है उससे नहीं था, बल्कि वो किससे था? तो युक्ति जिले से अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। ठीक है, आग्राहिक से यहाँ पर देखते, आग्राहिक गुप्त काल से संबंधित था। ठीक है, जो कि ब्राह्मणों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम के लिए प्रयुक्त होता था। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे कि युक्ति जिले के अधिकारी होते थे। ठीक है, युक्ति क्या होते थे? जिले के अधिकारी होते थे। और रज्जुक जो होते थे वो राजस्व विभाग के अधिकारी हुआ करते थे, और न्यायिक भी देखते थे। प्रादेशिक या मंडल प्रांत का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक 17 को पूर्ति करना है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें दिनार के नाम कहते थे। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। गुप्त काल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार के बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा से बहुत क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। गुप्त शासकों ने मुख्यतः 3 धातुओं के सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण, चांदी और तांबा। ठीक है, स्वर्ण धातु के सिक्के दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के के रूप में रूपक या रुपया के नाम से जाना जाता था। तांबे के सिक्के दाम के नाम से जाने भी जाते थे इसे। ठीक है, इसमें कुछ मंदिर दिया हुआ है और उनको मिलाना है कहाँ कहाँ पे था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो अरावली सूर्य मंदिर था, अरावली सूर्य मंदिर आपका ये उड़ीसा में होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में होता है।
ठीक है, आंसर पे चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। बात वही है, जब सामने हमारा आंसर दिया हुआ है तो फालतू में करने से कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट आंसर चलते हैं। तो जो अरावली सूर्य मंदिर है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि 7वीं शताब्दी का मंदिर है। ठीक है, और लिंगराज मंदिर ये आपका 11वीं शताब्दी का मंदिर है, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद फिर से आपका ये सोनगिरी जैन मंदिर ये 9वीं शताब्दी और उसके बाद का है, जो कि आपका ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद जो विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर 7वीं शताब्दी का है और ये कर्नाटक जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कश्मीर के इतिहास में संबंधित पुस्तक रजत रंजनी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था, तो वो किसके संरक्षण में लिखा गया था, वो राजा जो जय सिंह हुआ करते थे उनके शासन में लिखा गया था। कश्मीर के शासक कश्मीर के इतिहास के संबंध में पुस्तक रजत रंजनी कल्हण द्वारा लिखित ये पुस्तक है। ठीक है, कल्हण द्वारा लिखित पुस्तक है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो कि लाहौर वंश के प्रसिद्ध शासक राजा जय सिंह के संरक्षण में 1198 से माफ कीजिए 1148 से 49 में पूरा किया गया था। ठीक है, रजत रंजनी में कुल 8 अध्याय हैं और तथा 8000 श्लोक हैं। यह ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, तो मथुरा सूरसेन है उसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। इस बात की जानकारी हमें बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के आधार पर प्राप्त होती है। महाजनपद की उनकी राजधानियाँ निम्नलिखित देख लेते हैं थोड़ा। मत्स्य की कौन सी विराटनगर था, पंचाल की राजधानी अहिच्छ या उत्तरी पंचाल हुआ करता था, और कंपिल जो कि दक्षिणी पंचाल में हुआ करता था, अवंती उज्जैनी महर्षि होता, और जो सूरसेन है वो मथुरा हुआ करता था। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और भी आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, जो कि एट्रिडा का एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व से के समय मगध के किसका शासन उस समय हुआ करता था, तो उस समय किसका शासन था, तो घनानंद का शासन था। उस समय किसका था, घनानंद का था। 326 से 25 ईसा पूर्व में यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने अपने विश्व विजेता जीतने का अभियान भारत के पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किया, और उसकी यह मगध की आक्रमण करने की, उसे जीतने की थी इच्छा थी, लेकिन एक लंबे समय सैन्य अभियान के कारण सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और साथ में जो सिकंदर की यह योजना थी अधूरी रह गई। उसके आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का अलोकप्रिय शासक घनानंद शासन कर रहा था उस समय, और मतलब जो घनानंद था वो काफ़ी मतलब अलोकप्रिय था, मतलब उसको लोग पसंद नहीं करते थे। और इसके कुछ वर्षों बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध पर वंश की सत्ता संभालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से था। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, है ना। तो आंसर आपका बी है। तो इसमें कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, और आपका ये 4 है। अभी देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था, लेकिन इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ था। ठीक है, निर्माण का संस्थापक किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था, लेकिन इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने भी आगे जाके पूरा किया। आगे चलकर फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी इस इमारत को काफ़ी क्षति पहुँचती है, और इस कारण फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। मतलब इसमें 3 लोगों का हाथ था। कौन कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक था, उसके बाद कौन था, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ध्यान से अगर देख रहे हैं तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, फिर फिरोज शाह तुगलक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर करवाई। 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक का योगदान था। ठीक है, इन तीनों को, इसके अलावा अन्य किसी शासक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने शासकों ने मिलकर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, तो अब याद रखेंगे 3। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे, तो वो, ठीक है, तो वो तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, भाषा कौन से थे, वो तेलुगु बन रखते थे। ये देख रहे हैं यहाँ पर सारे भाषाएं लिखी हुई हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे। जो विजयनगर साम्राज्य के जो
राजा थे कृष्णदेव राय, उनके शासन में 8 दिग्गज तो थे, लेकिन वो किस भाषा के थे, तो वो तेलुगु भाषा के थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कृष्णदेव राय ने शासन में विजयनगर साम्राज्य में साहित्य क्लासिकल युग माना जाता है। उनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान कवि सुशोभित हुआ करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने स्वयं भी तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का महान विद्वान हुआ करता था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदम की रचना भी की तथा संस्कृत में जामवंती कल्याणम नामक ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक स्थित गोल गुंबद क्या है, तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद भारत के प्रसिद्ध और विशालतम ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह बीजापुर के महानतम शासकों में से मोहम्मद शाह आदिल का एक मकबरा है। ठीक है, जो कि 1627 से 56 ईस्वी तक उनका शासन था। दिल्ली में स्थित किला एक कुहाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया, शेर शाह सूरी ने करवाया था। भारत में द्वितीय अफगान के संस्थापक शेर शाह शासनकाल में भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में सांस्कृतिक युग था। उसने दिल्ली स्थित किला एक कुहाना नामक प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद का निर्माण 1545 में किया गया था और इसके उत्कृष्ट कलात्मकों के गुणों को कारण इसे भारत के ऐतिहासिक भवनों को उच्च स्थान भी दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, विशिष्टावाद का प्रतिपादन किसने किया, तो रामानुजाचार्य ने किया था। वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक में से थे। उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्ट द्वैततावाद कहा गया। इसका अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हैं, हुए भी जीव या जगत की शक्तियों को विशिष्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें कथन और कारण है, उनको देख के आंसर करना है। ठीक है, 1928 में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य भी शामिल नहीं था। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन होता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार भारतीय संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने तथा आगे सुधारों की सिफारिश करने के लिए नवंबर 1927 में की गई थी। इसमें से एक भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया था। फरवरी 1928 में कमीशन के भारत पहुंचने पर भारतीय द्वारा इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस कमीशन को बहिष्कार करने के क्रम में भारत भागों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ करता था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव दिया गया था, तो वो मद्रास जो अधिवेशन हुआ था 1927 में, उसमें ये प्रस्ताव दिया गया था। देखते हैं, मद्रास राष्ट्र भारत INC के 43वें वार्षिक अधिवेशन जो कि दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित होता है, उसमें साइमन कमीशन विरोध करने का प्रस्ताव पारित होता है। इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, मोहम्मद अली अंसारी ने की थी। MN अंसारी से कहते हैं शॉर्टकट में। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 को भारत के संविधान के सुधारों के प्रति गति समीक्षा और आगे के संवैधानिक सुधारों को लेकर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। यह एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमीशन था जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश संसद सर जॉन साइमन कर रहे थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। इस कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारतीयों द्वारा इसके बहिष्कार और विरोध का निर्णय भी लिया था। ठीक है, क्योंकि अगर भारतीयों के लिए कोई निर्णय हो रहा है तो उसमें भारतीयों का शामिल होना जरूरी है, तो इसलिए न शामिल होने की वजह से इसका विरोध काफ़ी हुआ। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत ब्रिटिश शक्ति को बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका था, तो ये जो डब्ल्यू हंटर हैं उन्होंने कहा था। उन्होंने नामक ब्रिटिश विद्वान हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होने वाला है होगा। निम्नलिखित में से महिला भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम जो भीम कामा जी हैं उनको कहा जाता था। ठीक है, इनका पूरा नाम मैडम भीम कामे भी काजी रुस्तम कामा है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था, मतलब जब से उनकी मृत्यु और जन्म कब से था, 1861 में उनका जन्म होता है, 1936 में उनकी मृत्यु होती है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हुआ करती थी। उन्होंने
यूरोप और अमेरिका में से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन भी किया था। साथ में वर्ष 1907 में उन्होंने जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भी भाग लिया, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को भी फहराया था। तो प्रथम भारतीय झंडे को इन्होंने फैलाया था, कहाँ फैलाया था? जर्मनी में। अगले 30 वर्षों तक वे पेरिस और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। उन्हें क्रांति की जननी माँ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्हें क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर विचार करना है। गदर पार्टी की स्थापना 1915 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। गदर पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम के एक पत्र भी निकालती है, जो कि उर्दू, गुजराती, पंजाबी और भाषाओं में प्रकाशित होता है। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका सही है। क्यों सही है अभी देखते हैं। गदर पार्टी की पराधीन भारत की स्वतंत्रता कराने के उद्देश्य से बना था। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1913 में हो जाती है। ठीक है, ना कि 1915 में ना होकर 1913 में होती है। कहाँ पे होती है? फ्रांसिस्को में होती है, जो कि अमेरिका में है। और जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए गदर पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक एक पत्र भी निकालती है, जो उर्दू, गुजराती, पंजाबी भाषा में प्रकाशित होता है। अतः प्रश्न में दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। समाचार पत्र हैं और संपादक है, इनको करना है मैच। और इस मैच करने के लिए हम चलेंगे डायरेक्ट अपने आंसर पे, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख कर सकते हैं। बंगाली जो समाचार पत्र था वो किसका था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। और जो सुधारक पत्रिका है वो गोपाल कृष्ण गोखले का है। केसरी आप लोग जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक का है। और हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा का है। द हिंदू ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह में के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो बहुत लोग चर्चिल को आगे आएंगे। ठीक है, बहुत लोग चर्चिल को आगे आएंगे, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय ये नहीं थे। ठीक है, उस समय कौन था? उस समय विस्टन थे। ठीक है, और आप कमेंट बताएंगे जो विस्टन चर्चिल थे ये कब तक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, भारत में उस समय क्या चल रहा था। ठीक है, कमेंट बताएंगे। 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री के रूप में विस्टन पामर्स्टन को पदासीन थे। उनका संबंध लिबरल पार्टी से था। और विस्कन पासमर्टम ब्रिटिश राष्ट्रवाद का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित हमें विचार करना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड माउंट टेब्यू थे, वो गवर्नर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो कौन सा सही है आप बताएंगे। ठीक है, मतलब वीडियो नीचे करने से पहले। ठीक है, पॉज करके आप बताएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से दो क्वेश्चन है वो सही है। कौन कौन सही है देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल गवर्नर जनरल पद का सृजन 1773 में होता है रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और उसके बाद जो वारन हस्टिंग है वो 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं। जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। और जो लॉर्ड माउंट टेबू हैं वो माउंट टेबू पराधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्रता के बाद तो प्रथम गवर्नर जनरल भी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट। मुगल सम्राट द्वारा द अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी की अधिकारिता की तिथि कौन सी है? ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 है। बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। उसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साथ 3 बड़ी शक्तियों को हरा दिया था। किसको हराया था? बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब को और मुगल सम्राट की सेना को। इन तीनों को पराजित कर दिया। और इसके बाद उन्होंने 1765 में उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को होता है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी की अधिकारिता हो जाती है। मतलब इसका मतलब है कि जो भू राजस्व वसूल करने का अधिकार इनको मान्यता प्रदान हो जाती है। और साथ में व्यापार जो कंपनी है उसको एक जमींदार की शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे उद्भव होता है। और आगे चलकर उसने अपनी इस परिस्थिति का लाभ उठाकर भारत को अपना उपनिवेश के रूप में स्थानांतरित कर लिया, मतलब उनको बदल लिया अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पुर्तगाल 1498 में आए हैं और सबसे अंत में गए हैं। तो जो वापस का समय था वो कौन सा था? तो 1961 में जाते हैं। ठीक है, आते ही ये 1498 में है और जाते ही ये 1961 में है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला ऐसा है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाने के बाद भारत के गवर्नर जनरल वायसराय उस समय कौन हुआ करते थे? तो जो लॉर्ड कैनिंग है वो हुआ करता था। ठीक है। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 63 के कार्यकाल के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम के अनुसार 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया, वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न संतान को वैधानिक माना गया। ठीक है, मतलब जो विधवा होगी उनसे वैध माना गया और जो उनकी संतान होगी उन्हें भी वैधानिक माना गया। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने के लिए नीति आरंभ की? तो वो डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले आपने सुना होगा। डुप्ले फ्रांसीसी सेनापति था। उसने पहली बार में वह हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों की मार्गदर्शन बने। यह डुप्ले था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्चे पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन सन 1885 में बॉम्बे में संपन्न होता है। उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसमें 72 थी। कितनी थी? 72 थी। ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी करते हैं। ठीक है, WC बनर्जी करते हैं। इसमें कुल 72 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं जिसमें कांग्रेस के उद्देश्य तय किया गया था। निम्नलिखित में से विचार करना है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो बंगाल की जमींदारी व्यवस्था को लागू करने किया उसने। लॉर्ड मेयो ने के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही सही है, दोनों कथन आपका सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1785 से 93 के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल के दौरान बंगाल में भू राजस्व की एक प्रति के रूप में जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की सूत्रपात किया गया। उसके बाद जो लॉर्ड मेयो है ये 1868 से 72 के दौरान भारत के वायसराय हुआ करते थे। उसके समय में ही सन 1871 में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। हालांकि इस जनगणना में काफ़ी तकनीकी त्रुटियां थीं जिसके कारण इस अधिकारी मान्यता प्रदान नहीं की गई। लेकिन फिर बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीय की प्रथम आधिकारिक जनगणना होती है जिसमें ये मान्य किया जाता है किस स्थान पर 1857 के विद्रोह के समय में अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद में बनाया था। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश उपनिवेशवाद शासन के लिए एक प्रबल चुनौती थी। इस चुनौती में निपटने के लिए अंग्रेजों के अनेक रणनीतियां अपना सहारा लिया। इसी के तहत तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के विद्रोह में निपटने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था। भारत के विभाजन में 1947 के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन हुआ करते थे? तो जो JB कृपलानी हैं वो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को समय भारत का विभाजन होता है, औपचारिक रूप से लागू किया गया और विश्व में राजनीतिक पटल पर भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होता है। उस समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जो कि 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफे के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आया भी हुआ है। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आज़ादी के बाद 1947 के बाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, पहले कौन थे? JB कृपलानी और बाद में राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? तो फैज अहमद फैज ने लिखी थी। किसने लिखा था? फैज अहमद फैज ने लिखी थी। ठीक है, उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। वे भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे। उनका जन्म वर्ष 1981 में सियालकोट वर्तमान जो कि पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, देख चलते हैं।
ऊंचाई की जगह पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान क्यों हो जाता बलता है? तो क्योंकि जो वायुमंडल का दाब होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। ऊंचाई पर जाने पर जल लगने वाला वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का तापमान 100 डिग्री के नीचे ही उबलने लगता है। इसी कारण से ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है, क्योंकि जल का क्वथनांक घट जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। वे अपनी आवर्ती सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थान नहीं दे पाते हैं। तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। उनकी सारणी में एक दूसरे के तत्व को आगे बढ़ाने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। तो आपका ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपका उसमें तीनों एक्सप्लेन अच्छे थे, मतलब सही थे। डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार कीजिए। सेना, औषधि, विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है। मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा परिवर्तन तरंगों को प्राप्त करने की इसकी आवृत्ति ज्ञात करने में किया जाता है। तारों के वेग मापने के लिए यही किया जाता है। तो दोनों ही तीनों ही आपका सदस्य हैं। ठीक है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो संचालन द्वारा, संवहन विकिरण द्वारा, उपयोग में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो आपका तो ए और बी है दोनों। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म और ठंडा रहता है, क्योंकि इसमें संचालन, संवहन विकिरण की ऊष्मा की कोई हानि प्राप्त नहीं होती है। थर्मस बोतल या फ्लास्क ऐसी युक्ति है जो बोतल के अंत वस्तु तथा बाहरी परिवेश के ऊष्मा स्थानांतरण को निम्नित कर देती है। और दोहरी दीवारों का कांच का बर्तन होता है, जिसकी भीतरी एवं बाहरी दीवारों पर चांदी का लेप होता है। भीतरी दीवारों में विकिरण परिवर्तित होकर बोतल की अंतर वस्तु में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार बाहरी दीवार भी बाहर आने वाले सभी विकिरणों को वापस कर देती है। दीवारों के स्थान में निर्वातित करने, चालन एवं संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा क्षय को घटाया जाता है। अतः थर्मस फ्लास्क संचालन, संवहन विकिरण द्वारा कोई ऊष्मा हानि प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी जो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो असत्य आपका इसमें जो ये दोनों हैं ये आपका असत्य है। ठीक है। ये दोनों आपका असत्य है। देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है। यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। और इस तथ्य के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? प्लास्टिक की गुणवत्ता ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रत्यक्षता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक जो आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये आपका दोनों ही सही है। कोई वस्तु प्लास्टिक का गुण ग्रहण करने के बाद अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसी वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपने पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयत्न नहीं करती हैं, अर्थात पूर्ण रूप से विकृत हो जाती हैं। प्लास्टिक अप्रत्याशित कहलाती है। इसका गुण प्लास्टिकता कहते हैं। ठीक है। प्रत्यक्षता इलास्टिसिटी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आरोपित विरूपित बल उत्पन्न अथवा आकृति में हुए परिवर्तन के विरोध और जैसे बल हटाया जाता है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो इलास्टिसिटी होती है। इसे रबड़ कहते हैं, खींचते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं स्थिर रूप से ऊर्जा संग्रहित करती हैं? तीर को धनुष की डोरी से पर रखकर खींचने से संचित ऊर्जा, किसी खिलौने वाली कार चाबी भरने पर उसकी कमानी
इसमें ऊर्जा संचित, स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा, बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। तो इसमें तीनों ही सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समान ताप वृद्धि के लिए पारे का आयतन में अल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि हो जाती है। एल्युमिनियम को गर्म करने पर इसका प्रसार कांच की तुलना में कम हो जाता है। गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल सबसे अधिक होता है। तो इसमें आपका जो डी आंसर है वो आपका सही है। ठीक है, नहीं डी नहीं है, सी है एक्चुअली में। ठीक है, ये सामान्य ताप ठोसों द्रव की अपेक्षा गैसों में सबसे कम प्रसार होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन ये डी है। ठीक है, तो इसमें आपका सी सही है। सी आपका गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में अल्कोहल प्रसार सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आवासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवासन मिश्रित द्रव्य के अवयव को प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक करने की विधि है या पृथक्करण की रासायनिक विधि भी है। इसमें सत्य कौन सा नहीं है? तो जो आपका दूसरा है ये आपका सत्य नहीं है। ठीक है, आवासन के संदर्भ में कथन दो सत्य नहीं, क्योंकि आवासन के जो पृथक्करण है, सेपरेशन है, जो उस रासायनिक नहीं है, भौतिक विधि है। आश्वासन प्राय किसी मिश्रित द्रव्य के अवयव को उसके वाष्प सक्रियताओं के अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है। जैसे पानी का अवशन करने में उसमें उपस्थित अशुद्धियां जैसे नमक आदि निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारण करता है? तो प्रोटीनों की संख्या करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोटीनों की संख्या करता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या सबसे सही निर्धारित करती है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु संख्या एक परमाणु में उपस्थित प्रोटीन की संख्या बनाती है। परमाणु क्रमांक को जैसे निर्मित करते हैं। परमाणु की उदासीनता को बनाए रखने के लिए किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाती है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, जल का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के लिए शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो जो क्लोरीन है, इसे शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये सूची एक और सूची 2 में सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका इसमें जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन युक्त कार्बन युग्म ना होके बल्कि दिए गए में, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप के कार्बन परमाणु एक दूसरे के छठाकार या पंचाभुजाकार के रूप में जुड़कर एक पिंजरानुमा संरचना का निर्माण करते हैं। सूखी बर्फ मूल रूप से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और सेविन एक प्रकार की कीटनाशक होता है तथा टेक्लोन फेरून एक बहुलक होता है। एथेनॉल के संदर्भ में कथन विचार करना है, कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो इसमें से आपका जो ये जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अपने सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिकारी रूप से मजबूत करता है, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम को कमजोर बनाता है और इसके आंतरिक कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। एथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है, जिसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि से औषधियाँ बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको सुमिलित करना है। ठीक है, तो सुमिलित वाले में डायरेक्ट आते हैं। आपका आंसर ए है। ठीक है, तो एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपका 2, बी का आपका 3, सी का आपका 4 और बाकी बचा डी का 1। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोमबत्ती, एक सेकेंड,
मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है। ठोस मोमबत्ती जलकर तरल मोम बनती है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलने पर ऑक्सीकरण होता है तथा गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन भी है। विद्युत बल्ब के तंतु पर का चमकना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि विद्युत प्रवाह रुक जाने पर बल्ब जलना बंद हो जाता है, अतः यह कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए इस प्रक्रिया में प्रकाश से ऊष्मा उत्पन्न होती है। लोहे में जंग लगना संरक्षण और रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में आयन ऑक्साइड बनता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों में किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में यूज़ होता है। डिप्थीरिया क्या होता है? यह रोग कोरेनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा होता है। इसमें श्वसन नली में अवरुद्ध हो जाती है एवं तेज बुखार के साथ हृदय एवं मस्तिष्क में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। काली खांसी में यह रोग बोर्डेला पर्टुसिस जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग में लगातार खांसी होती है। टिटनेस, यह रोग क्लाइस्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु द्वारा होता है और इस रोग में शरीर में ऐंठन, मांसपेशियों में सिकुड़न हो जाती है और जबड़ा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है या बंद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है? तो नाइट्रोजन होता है वो। पशु खाद्य उर्वरक एवं प्राकृतिक स्रोत है जो पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करता है। नाइट्रोजन वृद्धि विकास के लिए पौधों द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पशु खाद्य में नाइट्रोजन का एक समृद्ध स्रोत है, क्योंकि इसमें जानवरों द्वारा उत्सर्जित यूरिया एवं नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं। जब पशु खाद्य का उपयोग उर्वरक में किया जाता है तो खाद्य में मौजूद नाइट्रोजन उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है जिन्हें पौधों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, जैसे अमोनिया और नाइट्रोजन आयन। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं जो खुले या बंद होते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा और मोलस्क में मौजूद होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया जाता है गया रक्त बड़े बड़े वाहिकाओं के माध्यम से खुले स्थानों या शरीर की गुहाओं तक पहुंचता है, जिसमें साइनस कहा जाता है। एलिनीडा और कार्डेक्स में एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया जाता है और हमेशा रक्त वाहिकाओं में चलता रहता है। एक बार नेटवर्क माध्यम के प्रसारित होता है और द्रव के प्रभाव को अधिक सटीकता से नियंत्रण करने के कारण यह पैटर्न अधिक लाभप्रद माना जाता है। मृदुतक के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह भोजन जल का संचय करता है। यह जीवित एवं सरलतम उत्तक है जो विभिज्योतकों में से विभेदीकरण का परिणाम है। यह जलीय पादप एरेकाइना कहलाता है, क्योंकि इस पादपों में वायु के प्रभाव में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक और दो सही है, बाकी तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है देखते हैं। क्योंकि जो जलीय पादप होते हैं वह वायु के प्रवाह में सहायक नहीं होते हैं। जो मृदु जलीय पादपों के पल्लों एवं गैसों का आदान प्रदान सहायक वायु तक के रूप में कार्य करता है। कथन और कारण आ गया है। ठीक है, कथन ए और कथन बी। सभी जीवों को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सभी जीवों तथा कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डिऑक्साइरोब्यू न्यूक्लिक अम्ल ही पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक सूचना का वाहक होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। यह अम्लीय प्रकृति का होता है और कोशिका केंद्र में माइटोकॉन्ड्रिया की एवं हरित लवकों में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो काफ़ी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, या फिर अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी बचे हैं उनको करेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।